औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात के फजल और करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मॉडल पेपर कर रहे हैं साइंस ग्रुप का क्लास 9। ये है मॉडल पेपर ग्रुप साइंस क्लास 9। ओके, आज जो हम करेंगे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, और उसकी मदद से ही हमने सारा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर पूरा सेक्शन ए कर लिया। सेक्शन ए जो है वो MCQs है, पूरा सेक्शन बी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से। और आज हम सेक्शन सी शुरू कर चुके हैं, तो ये लास्ट पार्ट है सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 19 का ए और बी पार्ट आज करेंगे। तो देखें सवाल आपको क्या कह रहा है। टेक अ ट्राइंगल, आप कोई ट्राइंगल ने उन्होंने कोई लेंथ उसकी कोई मेजरमेंट नहीं बताई है। अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स को बाइसेक्ट करना है जो अंदर बनेंगे। प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट, साबित करें कि ये कॉन्करेंट है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाइसेक्शन क्या होता है। किसी लाइन की बाइसेक्शन मीन्स कि वो लाइन सेंटर कंपास की मदद से बिल्कुल सेंटर से हाफ हो चुकी। बिल्कुल उसी तरह एंगल्स की बाइसेक्शन का मतलब है एंगल्स बिल्कुल इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसे सपोज करें एक एंगल 40 डिग्री का है, तो जब आपने उसको कंपास की मदद से बाइसेक्ट किया तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की। जब ऊपर सवाल में बाइसेक्टर एंगल लिखा हुआ है तो देखने वाला भी और करने वाला भी दोनों ही ये बात अच्छी तरह समझ जाएंगे कि 40 का मतलब है 20 ईच हो गया। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है। मैंने, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं होता है, मैंने ये कुछ चीज़ें पहले से करके रखी हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें, नॉर्मल सी बात है, अगर हम हमेशा याद रखें, आप ज्योमेट्री का कोई भी काम करेंगे, आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट समझें इसे, आप एक रफ़ स्केच बनाएं ताकि आपको ये पता, आपको ये पूरा यकीन होना चाहिए कि जब आप एक रफ़ स्केच ड्रॉ करेंगे तो आप यकीन करें आपकी डायग्राम कभी ज़िंदगी में भी किसी भी लेवल पे गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो कैसे अभी आप खुद देखिएगा कि मैंने एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, थोड़ा बड़ा इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं इसको नाम देती हूँ A B और C। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब उन्होंने कहा आप एंगल बाइसेक्ट करें। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल। ठीक है, सपोज करें मुझे ये एंगल बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब है मुझे ये लाइन यहाँ से काटनी है, यानी मैं यहाँ एक आर्क लगाऊंगी और यहाँ से लाइन बढ़ा दूँगी, फिर मैं यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी और ये लाइन मैं यहाँ काट दूँगी, और फिर जब मैं यहाँ से काटूंगी तो यहाँ पे एक आर्क लगा। आप देखेंगे ये तीनों एक जगह आके मिलेंगे। और अब आप हर चीज़ को ABC, मैं आप सपोज करें इसको नाम देती हूँ L, इसको देती हूँ M, सही है। और जहाँ ये लाइन बाइसेक्ट हो रही है मैंने इसको नाम दे दिया N। अच्छा, इसको मैंने दे दिया P, जो चाहे नाम आप दें। आप अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि करेंगे कैसे तो आप यकीन करें कि आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगी। PQ, और ये जो लाइन हो रही है ये हो गया R, सही है। अब इसको मैंने नाम दे दिया S और T, और ये जहाँ मिल रहा है इसको मैंने नाम दे दिया U। बस आपका काम ख़त्म। सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, इस याद रखें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री का। गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिजल्ट। गिवन हर हाल में वो है जो आपको सवाल बता चुका। सबसे पहले तो आपने ऊपर हेडिंग लिखी मेकिंग ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, गिवन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल लिया ABC एंड एंगल AB एंड C आर इट्स एंगल, और एंगल AB और C उसके एंगल है। रिक्वायर्ड, अब आप रिक्वायर्ड में बताएंगे कि आपको करना क्या है जो सवाल पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि भाई बाइसेक्टर ड्रॉ करें एंगल का, तो आपने लिखा टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स विच इज एंगल AB एंड C। ओके, नाउ थर्ड वन इज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए याद कर लें बेटा, कभी भी लिखी नहीं जाती। जब लिखी नहीं जाती तो आप कैसे आप जो जो करते जा रहे हैं वो आप लिखते जाएं। देखिए मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, लुक एट द फर्स्ट पार्ट ओनली, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया है A B और C, मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी, सही है।
पार्ट 2 अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये देखें, मैंने ये एंगल बनाया कंपास की मदद से, हाफ से ज़्यादा ओपन किया, ये देखें ये हाफ से ज़्यादा, ये जो एंगल आपने बाइसेक्ट किया इसको हाफ, जो अंदर है जो बाहर लाइन आ रही है उसमें नहीं, हाफ से ज़्यादा ओपन किया, मैंने एक आर्क लगाया इधर और इधर रखा, एक आर्क लगाया इधर, ठीक है। और अब मैंने क्या किया है, सही है, अब मैंने ये आपको दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये देखें, ये रहा L, ये रहा M, N के लिए मैंने क्या किया, ये मेरा स्केल है, ये रहा, मैंने पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ना वो मैंने पहले डॉट बना लिया ताकि मेरी लाइन बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, L M, और ये कह रहा है ये N है, मैंने यहाँ N लिख दिया। जब मैंने ये किया तो आप देखें, आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये देखें मैंने क्या लिखा है, ए एस सेंटर, ए को सेंटर लिया विथ रेडियस, रेडियस क्या होता है, आप जितना कंपास खोलेंगे, विथ रेडियस ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाएं, विच कट द लाइन, एक आर्क लगाएं जो कट करे लाइन को, कौन सी, ए बी की लाइन को, एंड ए सी की लाइन को, एट एल एंड एम, कहाँ कट किया है, एल पॉइंट पे और एम पॉइंट पे, ठीक है। नाउ फिर मैंने क्या किया, एल एंड एम, पहले एल और फिर एम, एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क्स, एक आर्क लगाना है। अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं एल एंड एम एस सेंटर एंड टेक रेडियस, ये देखिए मैं लिख रही हूँ, ये भी लिख सकते हैं आप, एंड टेक रेडियस मोर देन हाफ एल एम। देखिए मैंने अभी क्या किया है, ये मैंने अपनी मर्जी से कंपास खोला और मैंने क्या किया, आर्क लगा दिया, उसको नाम दिया एल एम का। आप एल और एम, ये जो बाहर है ये नहीं, अंदर वाला एल और एम का जो आर्क है उसमें मोर देन हाफ, यानी अगर मुझे लग रहा है ये आधा है तो अंदाजे से हाफ से ज़्यादा कंपास लिया, एक आर्क इधर से लगाया, फिर इधर कंपास लगाया, एक आर्क इधर से लगाया, सही है। ड्रॉ एन आर्क्स, ज्वाइन ए टू एन, अब मैंने ए को एन से मिलाया, एंड प्रोड्यूस इट, उसको आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, नाउ ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन कौन है, ए और एन, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर आगे मैंने लिखा है रिपीट द सेम स्टेप एट पॉइंट बी एंड सी। करने से पहले ही मैं आपको लिख दूं, देखिए अगर आपको रफ वर्क में दिख रहा है P एंड Q, ये एंगल ड्रॉ होगा, इसका एंगल B का बाइसेक्टर कौन है, BR, मैं यहाँ लिखूंगी BR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CU is the bisector of angle C। सही है, रिजल्ट क्या है, नाउ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट। अब बिल्कुल यही स्टेप हमने दोहराना है, अपनी मर्जी से आपने कंपास खोला, सही है। अब इसका हाफ से ज़्यादा, ये देखिए हाफ से ज़्यादा खोला, एक आर्क यहाँ लगाएं, यहाँ रखें, एक आर्क यहाँ लगाएं। अब मेरी रफ डायग्राम कह रही है कि ये P है, ये Q है और ये R है जहाँ ये मिल रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैंने यहाँ इस डॉट से, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी एंगल बाइसेक्ट हो गई। आपने क्या लिखा, BR is the bisector, B और R is the bisector of angle B. Now moving to angle C. सही है बेटा। अब ये देखें, ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा है, एक आर्क मैं इधर लगा देती हूँ, एक आर्क मैं इधर लगा देती हूँ,
सही है। ये है इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट और ये देखें ये तीनों पॉइंट आके मिल गए, ये देखें एक जगह। डायग्राम कह रही है ये ऐसे, ये टी है और ये रहा यू। सही है, ये आपकी डायग्राम बन गई। बहुत बहुत आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया आप एक दफ़ा और करके देखें क्लियर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और आपने रिजल्ट लिख दिया था इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स आर कॉन्करेंट। उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात के फजलो करम से मुझे वो ताकत और हिम्मत दे अल्लाह कि मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ, आपको वो अक्ल शऊर दे कि आप वो बात समझ सकें। बेटा कोई भी चीज़ चाहे वो आप याद करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि अल्लाह ताला आपकी हर काम में कामयाबी और खैर बरकत दे। अब प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट बी। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 19 का पार्ट बी है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन। सही है, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन। अगर मैं आपको ये कहूँ, आप देखें ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है ए, ये बी, क्योंकि ये बेस लाइन है। सही है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, इस लाइन से आउटसाइड एक पॉइंट है जिसको आप सपोज करें कि वो सी है। सही है, द परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन। वो शॉर्ट है, जाहिर सी बात है। जब ये परपेंडिकुलर गिरा तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल बन रहा है। आपने इसको यहाँ से मिला दिया, ये होता है हाइपो, वी ऑल नो। और वी ऑल नो, अगर हमने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो हम सबको पता है कि हाइपो इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। सही है, द अदर टू साइड। अब आपने ये अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बनाई है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। दो पॉइंट थे ए और बी, सी आउटसाइड द लाइन था। सी से आपने एक परपेंडिकुलर कराया तो ए बी सी के बाद आता है डी, तो सी और डी परपेंडिकुलर लाइन हो गए। सही है, अब जब परपेंडिकुलर गिराया मतलब राइट एंगल बनेगा, तो आपने एक हाइपो बनाया और उसको डी के बाद ई का नाम दिया। नाउ सी और डी पहले परपेंडिकुलर गिराए तो ये जो बाहर था वो एंगल 1 हो गया और जो अंदर है ये एंगल 2 हो गया, और ये जो अंदर एंगल ट्राइंगल के बन रहा है ये एंगल 3 हो गया। सही है, तो हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी डी और ई, 5 पॉइंट है। ठीक है, और 3 एंगल है 1 2 और 3। अब गिवन क्या है, वही जो आपको सवाल बता चुका है। फ्रॉम पॉइंट सी, यानी इस पॉइंट से सी डी इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ किया आपने सी डी जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी पर। बिल्कुल सही बात है, मीटिंग इट इन डी, और किस जो ए बी की किस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट डी पर। एंड सी ई इज एनी अदर सेगमेंट, और सी को ई से हमने खुद मिलाया है। क्यों? क्योंकि जब परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम है सी और ई। मीटिंग ए बी, वो भी ए और बी की लाइन में मिल रही है, किस पॉइंट पे मिल रही है, ई के पॉइंट। आपको प्रूफ क्या करना है, मेजर सी डी। देखिए वो कह रहे हैं इज द शॉर्ट, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर कौन है, सी डी। सी डी शॉर्टर है किससे, सी ई से। ये वैसे भी ज्योमेट्रिकली फैक्ट है कि हाइपो हमेशा बड़ा होता है। तो जब ये बात है तो अब हम क्या करें, चले अब हम आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ जब करेंगे तो मतलब हम साबित कर रहे हैं। प्रूफ यानी आप स्टेटमेंट देंगे और फिर रीज़न देंगे। स्टेटमेंट क्या है, जिस बात का आप स्टेटमेंट देंगे आपको उस बात का रीज़न, आपकी वजह भी बतानी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए ये तो अंदर हो गया ट्राइंगल, ये भी तो बाहर बन रहा है ना क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। सही है, तो ये जो बाहर का एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी डी ई। सी डी ई इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल। नाउ मेजर एंगल 1 बड़ा है मेजर एंगल 3 से, ये बाहर का और ये अंदर। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर। कंपैरिजन करेंगे, मेजर एंगल 1 बड़ा है मेजर एंगल 3 से। क्यों? हमें ज्योमेट्रिकली फैक्ट है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल। 1 का अपोजिट कौन है, 3, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा बड़ा होता है। मेजर एंगल 2 बड़ा है मेजर एंगल 3 से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। मेजर एंगल 2 भी बड़ा है मेजर एंगल 3 से। क्यों? मेजर एंगल 1 और 2 मिलाकर राइट एंगल बना रहे हैं। ये 1 भी 90 का है और ये 2 भी 90 का है, और 90 राइट एंगल हमेशा, राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा राइट एंगल से छोटा होता है। मेजर सी ई बड़ा है सी डी से। देखिए वो कह रहे हैं सी ई बड़ा है सी डी से, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल।
देखिए ज्योमेट्रिकल इफेक्ट है कि जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है। तो अभी हमने कहा कि एंगल 3 से एंगल 2 बड़ा है। जब एंगल 2 बड़ा है तो एंगल 2 का अपोजिट साइड है सी ई। जब एंगल 2 बड़ा है तो एंगल 2 का अपोजिट साइड सी ई भी बड़ा होगा। ये आपने लिख दिया सी ई बड़ा है सी डी के, और रीज़न क्या दिया, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। नाउ सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, बिल्कुल इसी तरह हम ये भी साबित कर चुके हैं दैट सी डी इज लेस देन, कि सी डी जो है वो छोटा है एनी अदर सेगमेंट, किसी भी लाइन से ड्रॉन फ्रॉम सी टू ए बी, जो कि सी से ड्रॉ की जाएगी ए बी पर परपेंडिकुलर के अलावा, बाय द अबव प्रोसेस जो आप ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। थ्योरम था, शॉर्ट थ्योरम था। अगर आपको समझ में आया है प्लीज़ मुझे फीडबैक दें, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। प्लीज़ 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 keeps me in your prayers, and may Allah bless you, keeps you always happy and safe, and may you get good marks in exam, alhamdulillah, inshallah, with the help of Allah. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज़ पॉसिबल एंड डू शेयर द लिंक। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। कोई टॉपिक ऐसा है जो आप सुनना चाहते हैं, ज़रूर करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं वो उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।